हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम हिंदी का सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए। एक बार वीडियो देखकर ही एग्जाम देने बैठें, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहती। ये कौन कहते थे? तो महात्मा गांधी थे। चलिए ऑप्शन नंबर हम सी टिक कर देते हैं। उसके बाद है कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो तलवंडी में हुआ था। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर टिक कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है 3 में कि मछली शीर्षक कहानी के दीदी की प्रेमी का क्या नाम था। तो दीदी का प्रेमी का नाम था नरेन। तो हम नरेन में ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। तो चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे। तो शेक्सपियर जो है अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। तो चलिए अंग्रेजी में हम टिक करेंगे। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि रसूलन बाई थी, क्या थी? एक गायिका थी। तो हम ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। क्या थी? गायिका, याद रखिएगा। उसके बाद हो जाएगा मोहम्मद अंशुवनी ही ले वर्षों कौन कहते थे। तो ये कहते थे घनानंद ने। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा कि घनानंद। उसके बाद हो जाएगा 7 में है कि क्योरी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो, किसने कहा था। तो ये कहा था मंगमा ने कहा था। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो 8 में है कि लक्ष्मी का पति का क्या नाम था। तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। तो ये जो था ये गुजराती भाषा के कथाकार थे। तो हम ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एस रंगराजन, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि रंगराजन वास्तविक नाम क्या है। तो एस रंगराजन का जो वास्तविक नाम है वो सुजाता, क्या था? सुजाता का वास्तविक नाम है सुजाता। उसके बाद हो गया एस रंगराजन। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एस रंगराजन वास्तविक नाम है तो सुजाता का। उसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 11 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई थी। तो ये माँ के पास चली आई थी। तो हम क्वेश्चन नंबर सी टिक, ये बी टिक करेंगे कि माँ में। उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 है कि निबंध के लेखक हैं। तो निबंध के लेखक कौन थे। तो निबंध के लेखक गुणाकार मूले थे। तो यहाँ से हम ए नंबर टिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में है कि तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो ये थे अज्ञा। तो यहाँ अज्ञा में टिक करेंगे क्वेश्चन नंबर डी। उसके बाद हो जाएगा हिरोशिमा किस देश में है। तो देखिए ये जापान में स्थित है। यहाँ होगा जापान। देश का नाम क्या लिखेंगे हम? जापान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है दूर से ही यहाँ से ललकारता कौन मैं जब देता। तो दोस्त पंक्ति किस पाठ से है। तो इसमें एक वृक्ष की हत्या। तो चलिए एक वृक्ष की हत्या से है। तो यहाँ से ए नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए टिक करते हैं। उसके बाद 16 में है क्वेश्चन नंबर 16 में कि उसने कहा कि, यहाँ देखिए उसने कहा कि मैं पटना जाऊंगा कैसा वाक्य है। तो यह एक क्या है? मिश्र वाक्य है। तो हम यहाँ से ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। तो यहाँ मिश्रित वाक्य में टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है। तो कौन सा है? तो पदबंध का भेद। तो यहाँ हो जाएगा कर्म पदबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम टिक करेंगे। उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 है कि क्वेश्चन नंबर 18 में जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में है कि द का उच्चारण स्थान क्या है। तो द देखिए तो दंत हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा दंत हो जाएगा। उसके बाद 20 में है कि व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या होता है। तो इसका मान क्या होता है? आधा होता है। तो चलिए आधा में ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 22 में संधि का भेद
नहीं है। तो इसमें देखिए कौन सा संधि का भेद नहीं है, तो इसमें है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संज्ञा संधि। देखिए ये तीनों है लेकिन ये संज्ञा संधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हम टिक करेंगे। चलिए उसके बाद हो जाएगा 23 में है कि ई वर्ण है, तो ई वर्ण क्या है, एक दीर्घ स्वर है, तो हम यहाँ दीर्घ स्वर में इसको टिक करेंगे। उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि देखिए उच्चारण का सही संधि विच्छेद है, तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत जोड़ चारण हो जाएगा। तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन सही होगा, उत जोड़ चारण, तो उच्चारण हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 में है कि सात्विक का विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सात्विक का क्या हो जाएगा, तामसिक हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम सी टिक करेंगे। उसके बाद मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, तो मछली के लिए मसाला जो है दीदी पीस रही थी, तो ऑप्शन नंबर हम सी टिक करेंगे। चलिए उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 में याद रखिएगा कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, तो बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम जो था ना कमरुद्दीन था, तो यहाँ से याद रखेंगे हम कमरुद्दीन। उसके बाद हो जाएगा सुजान रस खान किन की रचना है, तो सुजान रस खान ये हो गया रस खान की रचना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 28 के बी नंबर याद रखिएगा। उसके बाद हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व की नाम जुड़ा है, तो ये जो है मुहर्रम से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हम सी टिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में है कि काशी किसकी पाठशाला है, तो काशी जो है ये संस्कृति की पाठशाला है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। उसके बाद हो गया आई वांट डैट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा था, तो ये बड़े डॉक्टर ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि नगर शीर्षक कहानी लेखक के लेखक कौन है, तो इसका जो है कौन है, सुजाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। तीन बेटे डैश दो वक्त की रोटी डैश एक माँ किस कहानी की पंक्ति है, तो ये हो जाएगा धरती कब तक घूमेगी, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम डी टिक करेंगे। उसके बाद हो जाएगा 34 में देखिए नजम्मा मंगमा की कौन थी, तो नजम्मा मंगमा की कौन थी, बहू थी, तो हम ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। उसके बाद हो जाएगा 35 में है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो देखिए कौन सा शुद्ध है, तो देवनागरी, देखिए पहला ही शुरू हुई थी, यहाँ ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। उसके बाद 36 में है कि कुमार गंधर्व क्या है, तो कुमार गंधर्व जो है एक क्या था, शास्त्रीय गायक था, तो यहाँ से हम लिख लेंगे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। उसके बाद हो गया रौन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है, तो रौन नदी किनारे के बसा शहर का नाम था अविन्यो, तो यहाँ से सी नंबर हम याद रखेंगे। उसके बाद हो जाएगा 38 में है क्वेश्चन 38 में कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था, ये उर्वशी के लिए मिला था, तो ऑप्शन नंबर हम डी टिक करेंगे। उसके बाद हो तो प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता था, तो ये रंग समारोह होता था, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, तो ये थे ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का प्रोफेसर थे, तो चलिए हम ऑप्शन नंबर सी टिक कर देते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगा, तो भाववाचक हो जाएगा, क्योंकि भाव को दर्शा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। उसके बाद 42 में है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के हम क्या जानते हैं कि 4 भेद होते हैं, तो यहाँ से लिख लेंगे 4 भेद, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद 43 में है कि आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक, क्योंकि क्या से जब कोई भी वाक्य होता है शुरू तो क्या प्रश्नवाचक चिन्ह लेता है, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद 44 में है कि भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं, तो भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं, तो 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट होगा। उसके बाद दध्योदन का संधि विच्छेद क्या है, तो यहाँ से हो जाएगा दधि जोर योदन, तो दध्योदन सही संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 46 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 में है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है, तो ये किस कारक की विभक्ति है, तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट हो जाएगा मेरा संप्रदान हो जाएगा। चलिए उसके बाद 47 में है कि लौ पुरुष में कौन सा समास है, तो लौ पुरुष में कौन सा समास है, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा कर्मधारय समास। चलिए ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट है। उसके बाद 48 में है कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ हो जाएगा निर हो जाएगा, तो नहर्षिकार आधाग्रह है, तो ये हो जाएगा निर। निर्जन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो यहाँ निर हो जाएगा। उसके बाद 49 में है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 में है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो देखिए इसमें शब्द हमको चुनना है कि कौन सा शुद्ध है। तो यहाँ सोनित ये नहीं होगा, यहाँ से देखिए ये सोनित, ये सी नंबर सही हो जाएगा, तो सोनित यहाँ से हम टिक करेंगे। उसके बाद 50 में का यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है, तो य में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखिएगा य अधाग यो है, तो यह इसको बोलेंगे तो ए में हो जाता है। उसके बाद 51 में है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो देखिए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ से आपके दर्शन कब होंगे, तो चलिए और ए नंबर ही सही है, तो इसमें आपके दर्शन कब होंगे, और 3 क्या है गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए 52 में है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाना, तो हाथ साफ करने का मुहावरा क्या हो जाएगा, मतलब चोरी करना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 में है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो कौन सा शब्द शुद्ध हो जाएगा मेरा, ये हितैषी, यहाँ से देखिए ये वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अतीम में कौन सा प्रत्यय, अतीम में कौन सा प्रत्यय है, तो अतीम में क्या हो जाएगा, तो ईम हो जाएगा, तो यहाँ से हम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। उसके बाद अष्टाध्याय में कौन सा समास है, तो अष्टाध्याय में मेरा कौन सा समास है, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा द्विगु समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हो जाएगा 56 में कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण क्या है, तो ये है जाति प्रथा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर। उसके बाद पेड़ का कमरा किसकी रचना है, तो पेड़ की कमरा जो है ये किसकी रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल की है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 में है B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, तो ये किस कहानी का अनुवाद किया है, तो ये हो गया दही वाली मंगमा का अनुवाद किया था, तो यहाँ से हम लिख लेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 59 में है कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था, तो ये 1961 ईस्वी में हुआ था। कवित्री का कब हुआ था, 1961 में, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। उसके बाद हो जाएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 60 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 में है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में है कि घनानंद की भाषा क्या है, तो घनानंद की भाषा जो था वज्र भाषा था, तो यहाँ से हम ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, तो इस क्या लिखेंगे, ये खोखा के अनुसार, किसके अनुसार, खोखा के अनुसार, तो हम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, तो चलिए बी कर दिए। उसके बाद हो जाएगा 62 में है कि यहाँ से दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था, तो ये मिला था वारेन हेस्टिंग को, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। उसके बाद हो जाएगा 63 में है कि ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो ये क्या थी, यूरिया भाषा थी, जो कि यूरिशा में बोला जाता है यूरिया भाषा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 64 में है, क्वेश्चन नंबर 64 में है कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है, तो ये हो जाएगा रेमन मारिया रिल्के हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 65 में है कि यहाँ देखिए 65 में है कि जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, तो ये किसकी थी, यहाँ से ये हो जाएगा वनलता, क्या हो जाएगा, वनलता सेन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हम बी करेक्ट आंसर करेंगे। उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 में है
कि यहाँ देखिए आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का जो अभिप्राय था वो हृदय की शिक्षा थी। तो यहाँ से हम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर करेंगे। उसके बाद हो जाएगा 67 में। देखिए 67 में है कि आविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी। तो ये 27 गद्य की रचना की थी। तो हम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे। उसके बाद धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो ये राजस्थानी भाषा से क्या थी, अनुदित थी, कहानी थी। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कर दिए। उसके बाद हो जाएगा 69 में है कि पपाती को कौन सा रोग था। तो ये था मेनिंजाइटिस। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 में है कि वीरेन डुंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये मिला था किसके लिए, दुष्चक्र की शिष्टा के लिए। तो हम यहाँ से ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। उसके बाद हो जाएगा 71 में है कि प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। तो सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। तो यहाँ हो जाएगा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 72 में है कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो ये किस कहानी, ये सुजाता के द्वारा रचित था। तो यहाँ से हम ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे, सुजाता। उसके बाद हो जाएगा लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं। तो ये किसके जीवंत हो जाएगा, पार्श्वी वृत्ति, क्या लिखेंगे, पार्श्वी वृत्ति के। तो याद रखेंगे हम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 74 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म जो हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 75 में है, क्वेश्चन 75 में है कि रही रास किसकी रचना है। तो रही रास किसकी रचना है, गुरु नानक की थी। तो हम यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर करेंगे। उसके बाद 76 में है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। तो लक्ष्मी का बड़े पुत्र का जो नाम था अच्युत नाम था। तो यहाँ से हम ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। उसके बाद हो जाएगा 77 में है कि एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किसके बचाने की बात करता है। तो यहाँ जो है ना नादिरों से, किससे, नादिरों से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरा। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था। तो ये था 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनका उग्र क्या था। तो ये उग्र इसमें दिया हुआ है, उम्र होना चाहिए। तो उम्र जो था उसका 27 वर्ष था। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है। तो यहाँ माली मालिन किसको कहा था, तो कृष्ण और राधा को कहा था। माली और मालिन किसको कहा था, कृष्ण और राधा को। चलिए 81 में है कि मंगू के अलावा उनकी माँ की कितनी संतानें थी। तो मंगू की अलावा जो थी उनकी संतान 3 थी। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में है कि आज्ञा का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ से आज्ञा का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1911 ईस्वी में। उसके बाद 83 में है कि दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये उर्वशी के लिए। ये क्वेश्चन रिपीट है क्योंकि हम पीछे भी पढ़े थे उर्वशी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 84 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 में है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य, यहाँ से इबादत साहित्य की कौन सी विधा है। तो ये हो जाएगा व्यक्ति चित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्ति चित्र। चलिए उसके बाद 85 में है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 7वीं पीढ़ी की कलाकार थी। तो यहाँ से हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 86 में है कि सीता के बेटों को कितने रुपये की, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। तो ये 50 रुपया लिया था। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए 87 में है कि उत्तर भारत से नगरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो यहाँ से 8वीं सदी से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा, चलिए हम क्वेश्चन नंबर
88 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 में है कि बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो ये 11 रुपया का चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो हम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा। अब चलिए 89 में है कि भारत माता कविता में भारत का कौन सा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो है अथाह तथ्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा अथाह तथ्य। उसके बाद 90 में हो जाएगा जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का गवाह कौन है। तो यहाँ हो गया जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का गवाह कौन है। तो ये हो जाएगा कौन, यहाँ विच्छिन्न और अविच्छिन्न, तो दोनों हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर करेंगे। उसके बाद 91 में हो जाएगा लेखक के घर में मछली कौन खाता था। तो यहाँ हो जाएगा उसके पिता जो है मछली खाते थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, पैसे चुराने के। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 93 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 है कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक है। तो यहाँ से देखिए ये इसका कौन था। तो रेमन मारिया रिल्के था। चलिए उसके बाद हो जाएगा 94 में तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण नहीं है। तो राजपुत्र, पवनपुत्र, वनवास, चौराहा। चौराहा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हम डी करेक्ट आंसर करेंगे। उसके बाद देखिए अव्ययी भाव समास में डैश पद प्रधान होता है। तो इसमें पूर्व प्रधान होता है। तो पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। चलिए उसके बाद 96 में है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ हम जानते हैं कि जाति प्रथा है। तो यहाँ से जाति प्रथा हम टिक कर देंगे। उसके बाद 97 में है कि शुद्ध शब्द है। तो अभिलाषा क्या है मेरा, फर्स्ट में ही शुद्ध है। तो इसको हम शुद्ध में टिक कर देंगे। उसके बाद गणानंद कवि है, क्या थी, रीति मुक्त कवि है। तो यहाँ से हम ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। उसके बाद हो जाएगा जन्म से ही पागल है। तो ये था। उसके बाद यहाँ से देखिए तो क्वेश्चन 99 में है कि जन्म से ही पागल है। तो जन्म से ही पागल है। उसके बाद 100 में है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया है। तो इसकी माँ ने किया था मना। तो यहाँ से हो जाएगा माँ ने। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।